Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel. And students, yesterday we did exercise of this chapter Civics 28, the Constitution. Okay, and today we will do our remaining questions of this chapter. Then question number 4. Why did women carry protests against liquor? औरतों ने लिक्वर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों किया? ठीक है, द आंसर इज the anti-liquor campaign was started by rural women in the state of Andhra Pradesh. As you all know, Nellore district in Andhra Pradesh, women started anti-liquor campaign. Anti-liquor means शराब विरोधी आंदोलन. ओके, शराब विरोधी अभियान उन्होंने स्टार्ट किया. ये मोस्टली रूरल वुमेन ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो क्यों किया, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों उन्होंने विरोध किया. बिकॉज दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लिक्वर बिकॉज दे डिमांडिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल. ओके, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो अल्कोहल की सेल है या शराब की बिक्री है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए. ये उनकी डिमांड थी और इसी के लिए उन्होंने ये विरोधी आंदोलन जो है स्टार्ट किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the British government monopolize the collection and manufacture of salt? Yesterday we have discussed about the salt सत्याग्रह और salt law. ओके, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज या मोनोपोली अपना क्यों स्थापित किया कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट के ऊपर. ठीक है, मीन्स साल्ट का जो है कलेक्शन भी वही कर सकते थे और मैन्युफैक्चरिंग भी वही कर सकते थे. तो कलेक्शन का मतलब है यहाँ पे टैक्स थे. ठीक है, जितने भी इंडियंस थे वो साल्ट के ऊपर टैक्स पे करते थे और गांधी जी का मानना था कि साल्ट जो है एक बेसिक नेसेसिटी है, एक डेली यूज की जरूरत है, तो उसके ऊपर हम साल्ट टैक्स पे नहीं करेंगे. ठीक है, तो मेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था कि उन्होंने क्यों मोनोपोलाइज कर रखा था, उस पे एक अधिकार जो है अपना क्यों जमा रखा था. इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज रेगुलेशंस ओवर द सप्लाई ऑफ साल्ट द ब्रिटिश पास्ड द इंडिया साल्ट एक्ट ऑफ 1882. ठीक है, 1882 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन साल्ट एक्ट पास किया. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कंप्लीट मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थापित हो गई. हार्मोनाइज रेगुलेशंस ओवर द सप्लाई ऑफ साल्ट मींस जो ट्रेड कर सकते थे साल्ट के ऊपर वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी, क्योंकि पूरा मोनोपोली जो है उनका ही था उसके ऊपर. और जितने भी इंडियंस थे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग द पेड द टैक्स. ठीक है, वे टैक्स पे करते थे साल्ट के ऊपर. देन दिस क्रिएटेड ए गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट. ठीक है, तो सरकार का इस पे एक मोनोपोली क्रिएट हो गया. किस पे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट एंड सेलिंग ऑफ साल्ट. नमक के बेचने पर भी और मैन्युफैक्चरिंग पे भी. मींस उनका एकाधिकार स्थापित हो गया. इंडियंस का इस पे कोई अधिकार नहीं था, वो टैक्स पे करते थे साल्ट के ऊपर. ठीक है, तब उनको ये जरूरत की चीज मिलती थी. द ब्रिटिशर्स वर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. देन दिस इज द मेन पॉइंट. व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट monopolize the collection and manufacture of salt? Because this was benefiting from the Britishers were benefiting from this for their trade. ओके, क्योंकि वो अपने ट्रेड के लिए यहाँ से बेनिफिट गेन कर रहे थे बाय यूजिंग टैक्स. ठीक है, उन्होंने इसको 1882 के बाद जो है टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर दिया था और इंडियन लोग उस पर पे भी कर रहे थे. बिकॉज सॉल्ट जो है एक बेसिक नेसेसिटी था और ये सभी के लिए ज़रूरी भी था. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा कि साल्ट सत्याग्रह किस तरह से महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया और इस साल्ट लॉ को तोड़ा जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था. नाउ वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. देन स्टूडेंट्स listen carefully. Question number 1, give an account of the constitution, and question number 2, write about the constitution and legality of laws. Then students, constitution के बारे में हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी शॉर्ट में भी कर चुके हैं. What do you understand by constitution? Give an account of constitution, write about the constitution. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हो रहा है, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को मर्ज करके इसको एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें हम लीगलिटी ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे.
ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपने अलग अलग नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखना है। कैसे करना है ये आप देखो इधर। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगलिटी ऑफ लॉज। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने लिखना है, ठीक है। देन आंसर इज, दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, so answer is lengthy. Point number 1, a constitution is a set of fundamental laws used for governing a state or country. As we already read about this, what is a constitution? Is a set of fundamental laws used for governing, for running a state or country. Okay, एक state और country को run करने के लिए हमें जिस लॉ की ज़रूरत होती है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक सेट है फंडामेंटल लॉज का, एक सिंगल कानून नहीं, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल लॉज जो हैं वो मेंशन्ड है। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन ऑन 26 नवंबर 1949। अब these are the two concepts about the constitution. When was it written and when it comes into effect. Okay, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लिखा गया? 26 नवंबर 1949 को, और ये कम इनटू इफेक्ट मीन्स लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। दिस इज द मेन पॉइंट एंड इट इज ए गाइडलाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र को फंक्शनिंग करने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसकी कार्यरेखा के लिए क्या ज़रूरी है? ये एक गाइडलाइन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब है लीगलिटी ऑफ लॉज, ये भी इसी में आपने लास्ट में मेन हेडिंग बना के लिखना है। ओके, तो लीगलिटी ऑफ लॉज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लीगलिटी ऑफ लॉज? कानूनों को लीगलिटी कहाँ से मिलती है? तो कानूनों को लीगलिटी कहाँ से मिलती है? लॉज को लीगलिटी कहाँ से मिलती है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अकॉर्डिंग क्या श्योरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट मेक्स श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इनेक्ट लॉज विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये श्योरिटी देता है कि सरकार कोई भी ऐसे लॉज इनेक्ट नहीं करेगी, ऐसे कानून नहीं बनाएगी विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसके अकॉर्डिंग सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरकार की जो अगर पावर्स हैं तो एज वेल एज लिमिटेशंस भी है, उसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। तो विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करे ऐसे लॉज को गवर्नमेंट इनेक्ट नहीं करेगी। ओके, दिस इज द आंसर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन अकाउंट ऑफ साल्ट सत्याग्रह 1929, द साल्ट मार्च। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, द साल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह। तो साल्ट सत्याग्रह को हम साल्ट मार्च भी कहते हैं बिकॉज ये डांडी मार्च जो इसके लिए किया गया था। और इसको 1929 हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, जबकि ये 1930 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था मार्च को। देन बिकॉज एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, तो जिसमें इंडियंस ने डिमांड रखी थी स्वराज की। स्वराज मीन्स अपना राज्य, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ऑन रूल अपना राज्य जो डिमांड रखी गई थी, तो वहाँ पे एक गांधी जी ने इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली थी, ठीक है, कि भाई हम जो चीज़ें जिनको हमें प्रोटेस्ट करना है, जो ब्रिटिशर्स हमारे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसका हमें प्रोटेस्ट करना है। तो 1929 में ही स्टार्टिंग में नहीं, दिसंबर 1929 में इसकी रूपरेखा जो है एक तरह से तैयार हुई थी। सो वैसे हम इसको मार्च 1930 का करके चलेंगे मेंशन। देन फर्स्ट पॉइंट, द साल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह, इट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ द साल्ट टैक्स इन 1882, क्योंकि 1882 में साल्ट टैक्स जो है इम्पोजिशन किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये जो साल्ट सत्याग्रह था ये उसको प्रोटेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ओके, पॉइंट नंबर 3, द साल्ट सत्याग्रह मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
साल्ट सत्याग्रह जो है एक सिंबल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बिगनिंग का, मींस उसकी स्टार्टिंग का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी उसी टाइम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मींस सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें कंप्लीटली साल्ट सत्याग्रह इसका एक सिंबलाइज के रूप में हम देख सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स को बिल्कुल एक तरह से प्रोटेस्ट करने की, उनको अपने खुद से अलूफ करने की। पॉइंट नंबर 4, इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 विद द मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है। तो ये 12 मार्च 1930 को मार्च स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी बोलते हैं। फ्रॉम कहाँ से? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी, ठीक है, जो कि गुजरात में एक विलेज का नेम है, हमने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। तो वहां से और डांडी तक की ये यात्रा थी, पैदल यात्रा थी। 78 वॉलंटियर्स गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे और गांधी जी जो है पैदल यात्रा इन्होंने 24 डेज में इसको पूरा किया था, ठीक है। एंड 6 अप्रैल को उन्होंने कोस्ट पे जाके डांडी जो कि अरेबियन सी के उस पे है, तो वहां पे उन्होंने ये टैक्स ये अपना साल्ट बनाया था और इस कानून को तोड़ा था। देयर गांधी जी एंड हिज सपोर्टर्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके कुछ ट्रस्टेड सपोर्टर्स थे, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे 78 जो मैं आपको बता रही हूँ, वर टू डिफाई ब्रिटिश पॉलिसी बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। उन्होंने वहां पहुंच के 6 अप्रैल को साल्ट बना के और सी वाटर से साल्ट बना के और ब्रिटिश पॉलिसी को एक तरह से डिफाई कर दिया, हरा दिया, उसको खत्म कर दिया और उसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो 240 माइल्स जो है 240 मील की दूरी इन्होंने तय की थी, ठीक। तो अब हम कंप्लीट ये क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है गिव एन अकाउंट ऑफ द एंटी लिक्वर कंपेरिजन, ओके। तो ये आप यहाँ से करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से पॉइंट्स बनवा देती हूँ, ध्यान से देखें सभी। Answer is answer 4. The anti-liquor campaign started in 1999 by women of Nellore district of Andhra Pradesh. Point number 1. Point number 2. The district was facing problems owing to the growing dependence of the male folk to alcohol. Okay. Then point number 3. Thus women in the region carried out a series of protests against liquor traders. Next point, the movement is significant as it empowered local women and also because, तो यहाँ तक आप नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, द मूवमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इट एम्पावर्ड लोकल वुमेन, ओके। यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। इट लेड टू a statewide ban on the sale of alcoholic beverages in 1995. Okay. Then anti-liquor campaign वुमेन ने स्टार्ट किया था नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था बिकॉज जो वहाँ का मेल फोक था, मेल फोक का मीन्स वहाँ से मीन्स पुरुष लोग से है कि भाई वो कंप्लीट डिपेंड था इस पे अल्कोहल के ऊपर। तो वुमेन ने एक वहां पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लिक्वर ट्रेडर्स के खिलाफ, ठीक है, जो कारोबारी थे, जो लिक्वर का कारोबार कर रहे थे, जो ट्रेड कर रहे थे उसके लिए। तो इससे लोकल वुमेन को एक सशक्त बनाया, उनको एक पावर मिली और इट लेड टू ए स्टेट वाइड बैन। और सेल जो अल्कोहल की हो रही थी, अल्कोहलिक बेवरेज की, 1995 में उसके ऊपर एक बैन लग गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड टुडेज होमवर्क, learn and write 2 questions of short and 3 long questions. Okay, thank you.